आज बहुत दिन के बाद क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल इस चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ। यार इस चैप्टर का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत डरता हूँ। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका कारण बताते बताते कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊँ। वैसे भी आजकल कोरोना का युग चल रहा है, बहुत डरते रहता हूँ भाई, इसलिए बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। चलो क्या करना, डरने से कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। यार बैकग्राउंड में ट्रैक्टर का साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा इग्नोर करना, वो खेत में जुताई का काम चल रहा है। तो भैया आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काउजेज ऑफ डिजीज। हमारे अंदर बीमारी होता है तो बीमारी होने का कारण क्या होता है, उसका कारण पता चल जाए तो वो कारण को ख़त्म करके हम अपना बीमारी भी ख़त्म कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक 5 साल का बच्चा है जिसको लूज मोशन हो गया है, मतलब 10-10 मिनट के अंतराल में उसको दिन भर लेटरिन हो रहा है, इसी को ना लूज मोशन कहते हैं। अच्छा, इसका लूज मोशन होने का कारण क्या हो सकता है भाई, चलो गेस करो तो। कारण क्या हो सकता है, इसके पेट में कुछ बीमारी होगा। बीमारी तो भी बताओ यार, पेट में कुछ वायरस चल गया होगा। कोरोना वायरस तो नहीं गया होगा, वायरस भी बहुत किस्म का होता है, कोई दूसरे वायरस गया होगा, लूज मोशन करवा रहा होगा। अच्छा यार, वायरस उसके पेट में गया कहाँ से, जिस कुआं से वो पानी लाया होगा पीने के लिए, उस कुआं का पानी में वायरस हुआ होगा, इसलिए पानी पिया, वायरस पेट में चला गया। या फिर हाथ धो के खाना नहीं खाया होगा, ऐसा ही खाना मिल गया तो हाथ बिना धोए खा लिया होगा। बच्चा सबका तो होता ही रहता है यार ये सब चीज़। अच्छा भैया, जिस कुआं का पानी को ये बच्चा पिया, उसी कुआं का पानी को दूसरा बच्चा भी तो पिया होगा। कोई और घर का बच्चा भी वही पानी को ना पी रहा होगा कि उसके लिए कोनो दूसरा कुआं होगा, वही कुआं का पानी को पी रहा होगा, तो उसको लूज मोशन क्यों नहीं हुआ? पहला बच्चा को लूज मोशन नहीं हुआ और दूसरा वाला को क्यों नहीं हुआ? हो सकता है पहला वाला बच्चा हेल्दी नहीं होगा, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, इसीलिए उसके पेट में वायरस गया तो उसका WBC उस वायरस से लड़ नहीं पाया और उसको लूज मोशन हो गया। दूसरा वाला बच्चा हेल्दी होगा, उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसको इस पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भैया इस कहानी से, मतलब इस एग्जाम्पल से तुम्हें ये पता चल गया होगा कि बीमारी होने का सिर्फ एक कारण नहीं होता है, बीमारी होने का अनेक कारण होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो, सबसे पहला कारण तो वायरस ही है, लेकिन यार उसका अगर इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होता, उसका अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहता तो वायरस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए बाबू लोग, इम्यूनिटी को कमज़ोर होने मत दो। वापस टॉपिक पे आते हैं। हो सकता है इस बच्चा का लूज मोशन होने से पहले बुखार आ रहा हो, या फिर उसको सर्दी हो रहा होगा, कुछ भी बीमारी हो सकता है ना। तो पहला कारण वायरस है, दूसरा कारण एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। कुछ कुछ केसेस में इन्वायरमेंट भी का भी फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे आस पड़ोस साफ सुथरा नहीं है तो कितना प्रकार का बीमारी उसी से उत्पन्न हो जाएगा। तो यार इसको लूज मोशन होने का सबसे मेन कारण तो वायरस ही ना है। तो ये मेन कारण को कहते हैं इमीडिएट काउज, और वैसा कारण जिसके चलते वो इमीडिएट काउज शरीर के अंदर विकसित हुआ उसे कंट्रीब्यूटरी काउज कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारा इम्यूनिटी कमज़ोर है, तुम्हारा WBC वायरस सबसे लड़ नहीं पाता है, तो वायरस आएगा, फटाक से तुम्हारे शरीर में पनप जाएगा, तो तुम्हारा इम्यूनिटी कमज़ोर होना ये हो जाएगा कंट्रीब्यूटरी काउज, और वो वायरस हो जाएगा इमीडिएट काउज। अगला टॉपिक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस काउज। यार हमारे अंदर जो बीमारी होता है ना, उसमें से कुछ बीमारी माइक्रोब्स से होता है, मतलब छोटे छोटे जीवाणु से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब से। और कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि ये माइक्रोब सबसे नहीं होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पेट में जोंक हो जाता है, पता नहीं तुम्हारे भाषा में जोंक को क्या बोलते हैं, तब वॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको WORMS। इन्फेक्शियस काउज जैसे कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन इन्फेक्शियस काउज जैसे कि मैं तो अभी एग्जांपल दिया जोंक। तो कुछ बीमारी माइक्रोब से होते हैं, उसको इन्फेक्शियस काउज कहते हैं, और कुछ बीमारी माइक्रोब से नहीं होते हैं, उसे नॉन इन्फेक्शियस काउज कहते हैं। तो भैया ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना, वो एक टाइप के माइक्रोब्स नहीं होते हैं, माइक्रोब्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग टाइप के माइक्रोब से अलग अलग बीमारी होता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स का नाम लिखा हुआ है, और उन माइक्रोब से कौन कौन सा बीमारी होता है उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, बैक्टीरिया से टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, फंजाई से तो बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला अजर, और वर्म से यहाँ पर देख सकते हो वर्म इन्फेक्शन एंड एलिफेंटिस। तो यार
बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये मेन 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। और मैंने ये जो वर्म्स कैटेगरी का बताया है ना, ये अलग हो जाते हैं, ये माइक्रोब्स नहीं होते, ये थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। तुम सोच रहे होगे तो ये सब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब से कौन कौन सा बीमारी होता है, ये सब को जानने की ज़रूरत क्या है? इतना इन्फॉर्मेशन हमें रखने की क्या ज़रूरत है? यार ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है? चलो मैं इसका कारण भी बताता हूँ। देखो भैया, तुम्हें कई प्रकार का बीमारी होते रहता है, तो यार अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये बीमारी किस चीज़ से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, वायरस से हुआ है, फंजाई से हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है, तो तुम उस चीज़ का दवाई लेके उसको खा के एकदम ठीक हो सकते हो, एकदम मस्त हो सकते हो। तो भैया इतना बढ़िया अवसर है, मैं बता रहा हूँ, तो तुम काहे ऐसा सोच रहे हो यार? अब कितने लोग का ये तर्क है कि कोई भी दवाई खा लो, आखिर माइक्रोब्स तो माइक्रोब्स ही ना होता है, मर जाएगा सब। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। देखो, बैक्टीरिया मारने वाला अगर दवाई है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेगा, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब को नहीं मारेगा। बैक्टीरिया से होने वाला जितना भी बीमारी है ना, सबको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर वायरस को मारने वाला बीमारी है तो वो सिर्फ वायरस को ही मारेगा, बैक्टीरिया पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, फंजाई पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, प्रोटोजोआ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, तो सबके लिए अलग अलग दवाई आता है। बैक्टीरिया के लिए अलग दवाई, वायरस के लिए अलग, ये सब के लिए अलग होता है। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन पाया जाता है, जितने भी वायरस होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन पाया जाता है। इसी तरीके से जितना भी माइक्रोब्स है सबका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है भैया? कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हम लोग जितना भी इंसान होते हैं ना, उसका एक गुण है कि इंसान कपड़ा पहनता ही है। जानवर को ले लो, वो लोग कपड़ा पहनते ही नहीं है, तो उनका अलग गुण है कि वो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, और हम लोगों का अपना गुण है कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार से बैक्टीरिया अलग बट गया, वायरस अलग बट गया, फंजाई अलग बट गया, प्रोटोजोआ अलग बट गया। वैसे भी जानवर में भी एक जानवर है कुत्ता। यार ये 1 घंटा में 15-16 बार टॉयलेट करता है। तो जितना भी कुत्ता है सब में ये कॉमन है, 15-16 बार सब कोई टॉयलेट करता है। आदमी एक घंटा में 15-16 बार टॉयलेट करेगा? नहीं ना करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग गुण होते हैं। जैसे वायरस किसी के ऊपर आक्रमण करने से पहले, अटैक करने से पहले वो नॉन लिविंग की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी जीव के अंदर घुस जाते हैं यार वो लिविंग थिंग बन जाते हैं, ये जानते हो ना। लेकिन बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ वो ये इस प्रकार से नहीं होते, वो बाहर भी जीवित रहते हैं, अंदर भी किसी के अंदर आक्रमण करते हैं तो फिर भी वो जीवित रहते हैं। चलो बहुत बकवास हो गया, अब काम की बात करते हैं। तो यार बैक्टीरिया को मारने के लिए ना दवाई आता है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। बैक्टीरिया से होने वाला जितना भी बीमारी है उसके लिए तुम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो। कॉपी में नोट कर लो, दिमाग में नोट कर लो। जब तुम दुकान में दवाई खरीदने जाते हो तो देखना बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी के लिए वो एंटीबायोटिक ही देता है, ध्यान देना तो आपसे। वैसे भी दवाई के पीछे लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या दवाई है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, क्या है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितना भी बैक्टीरिया होता है ना यार, वो प्लांट सेल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? देखो भैया, एनिमल सेल का तो कोई सेल वाल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल का सेल वाल होता है। तो बैक्टीरिया किसी के ऊपर आक्रमण करने के बाद अपना सेल वाल बनाना चालू करता है। जैसे ही बैक्टीरिया अपना सेल वाल बनाना चालू करता है ना, तो इसका डबल प्रोटेक्शन चालू हो जाता है। एक तो सेल वाल प्रोटेक्ट करता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। ऐसे में हमारा WBC इसको मारने के लिए आता है, लेकिन सेल वाल के कारण ये सब बैक्टीरिया सबको मार नहीं पाता है। ऐसे में बैक्टीरिया से हमारा WBC हार जाता है। यार ये WBC हमारे शरीर का सैनिक की तरह काम करते हैं, जितना भी बीमारी है ना सबको मार पीट के भगवाते हैं। तो यार पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो ना जितना भी बैक्टीरिया है उसको सेल वाल बनाने से रोकता है। अरे बाबू रुक जा, सेल वाल मत बना। बैक्टीरिया को सेल वाल बनाने ही नहीं देता है। जब सेल वाल नहीं बनाएगा तो हमारे अंदर का WBC उसको मार के ख़त्म कर देगा। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया का खात्मा करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वायरस का खात्मा करने के लिए हम लोग एंटीवायरल यूज करते हैं। ऐसा ही फंजाई, प्रोटोजोआ का खात्मा करने के लिए अलग अलग चीज़ का यूज करते हैं। तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि फंजाई का खात्मा करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, प्रोटोजोआ के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। चलो बताओ यार। NCERT बुक में एक पेज है जिसमें सार्क वायरस और क्या क्या है, तो उसको एक बार देख लेना ना। उसमें समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं यार, सब याद करने टाइप का है, इसलिए उसको मैं कुछ नहीं बताया। तो यार उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो भैया आज की वीडियो में तुम्हें ये नॉलेज मिल गया कि किस बीमारी के लिए किस दवाई का यूज करते हैं। डॉक्टर बना दिए यार, डॉक्टर बन गए।